नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक विवादित बयान ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने मुसलमान समुदाय को लेकर कई तीखे और विवादास्पद आरोप लगाए हैं। उनके इन बयानों को लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट के बाद नगर विधायक रत्नाकर मिश्र सिटी क्लब हॉल में आयोजित भाजपा की आत्मनिर्भर भारत बैठक में पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने मुसलमान समुदाय, मदरसों और मुस्लिम डॉक्टरों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने इन बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक सभी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और विपक्ष का कहना है कि ऐसा बयान समाज में विभाजन पैदा करते हैं, और जबकि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता इस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। और फिलहाल विवाद बढ़ता दिख प्रशासन भी इस मामले की निगरानी कर रहा है। और हालांकि विधायक की ओर से अब तक किसी स्पष्टीकरण का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। देखना होगा कि क्या इस विवाद पर भाजपा कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या फिर मामला राजनीतिक मामला में रहता है। यह बलराज मधोक का एक पुस्तक का मुझे याद आ रहा है। उन्होंने साफ लिखा था, मुस्लिम विश्वव्यापी पुनर्नवोदय का समस्या। ये लोग समस्या बनते चले जा रहे हैं और ये साबित हो गया कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो है आतंकवादी निकलते हैं। डॉक्टर अभी तक माना जाता था कि भगवान है, लेकिन ये साबित कर दिए सभी डॉक्टर मुस्लिम पकड़कर कि ये डॉक्टर नहीं, ये राक्षस हैं जिससे आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। ये लोग अभी भी समझ जाए। मैं सरकार से कहते हैं कि पूरे देश में मदरसा में प्रतिबंध लगाने का काम करे, जिससे कि ये मुसलमानों के हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्र के दायरा में बहने का काम करे, आतंकवादियों की तरफ न जाए। वो आतंकवादियों का अड्डा हो गया है। होना अति आवश्यक है। पहली बात, देश का बंटवारा होना नहीं चाहिए था, और देश का अगर बंटवारा हुआ तो आर पार हो जाता। आज यह दिन देखने को हम लोगों को न मिलता। उस समय के तथाकथित राजनेताओं को आने वाला इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कहे कि अगर देश का बंटवारा होगा तो मेरे लाश पर, और लाश किसका गिरा? आम जनता का। वहां से बोगी काट कर यहाँ भेजा जा रहा था, और यहाँ कहा गया जो जाना चाहे जाए, नहीं तो यहाँ आराम से रहे। उनका भी है। उनको 20% जमीन भी दे देने का काम किया गया आबादी के हिसाब से। ये कैसा था? वहां से देश आजाद होने के बाद विस्थापित होकर अपने देश में जो नागरिक आए, दिल्ली के सोचे कहां मस्जिद में शरण लेने का काम किए। जाड़ा के दिन में उनको पानी की बौछारों से नहलाकर लाठी चार्ज करके बाहर निकालने का काम उस समय के तथाकथित सरकार जो चार्ज में थी। ये कितना अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हुआ था, ये सोचनी बात है। स्वदेशी जो आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, प्राचीन भारत में हर गांव अपने पैर पर था, आत्मनिर्भर था। बाहर का सामान कुछ आता था नहीं, वहीं का सामान वहीं का इस्तेमाल होता था। तथा कथित राजनेताओं जो उस समय के प्रधानमंत्री हुए, ख्वाब दिखाए मिल फैक्ट्री का बड़ी बड़ी, और हमारा स्वदेशी फेल। उत्तर प्रदेश बरेली
मैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा रहा और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और निजी कार्यक्रमों के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस से बातचीत की और इस दौरान चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर कई आरोप लगाए। चलिए सीधा रुख करते हैं रिपोर्ट का, जहां अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर भी निशाना साधा। बरेली पहुंचकर अखिलेश यादव ने पहले पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और फिर भी निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल के घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीदों को कमजोर करते हैं और भाजपा पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला इसी सोच को दर्शाता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने रामपुर की घटना का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि लाखों लोगों को वोट डालने से रोका गया और मतदान के दिन पुलिस को इस तरह तैनात किया गया कि लोग घरों से बाहर ना निकल सके। अखिलेश यादव ने बरेली के डीएम अविनाश सिंह कटहारी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया है कि वे भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। तो बरेली दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा की तरफ से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। आज हैं मौजूद जनपद बरेली में। सबसे पहले अखिलेश यादव हवाई अड्डे में पहुंचे और उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष अजय मौर्य से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद सीधे होटल निर्वाणा में जो अतौरन विधायक हैं उनकी बेटी सुपुत्री है, उनकी शादी में उन्होंने शिरकत दी और उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने बीजेपी पे भी निशाना साधा। बरेली से हॉर्नबिल टीवी से शबाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। और नहीं एक मिनट, अरे इन चैनल का क्या माने हम? अरे नहीं, वो बातें हम दोबारा क्यों दोहराएं? जो बातें आप खुद जानते हो, खुद शर्मिंदा हो। हम तो लखनऊ में थे, प्रेस के लोग खुद शर्मिंदा हैं कि बताओ इतने अच्छे खासे हमारे हीरो को मार दिया। धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र को मार दिया। बताइए कितने बड़े स्टार के साथ क्या किया, कौन कौन चैनल मार दिया था। इनका कहना हमने मान लिया तो हमने भी ट्वीट कर दिया। अच्छा, हम ही नहीं है, देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो अब कैसे यकीन करें हम चैनल को? हम किस चैनल को यकीन माने, बताओ? अच्छा, बम विस्फोट अच्छा, एक दिन पहले दिल्ली में धमाका होता है, क्या कहेंगे आप इस बम विस्फोट देखिए, 68% या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी। उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। मान लीजिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बना, तो वहाँ पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया। लखनऊ इकाना बना, ये अलग बात है। बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं। इकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया। इकाना स्टेडियम बना, इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले। ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोना इकट्ठा कर रहे हैं।
जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले जमीनें इकट्ठी कर रहे हों, और भूमाफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भूमाफिया है। बीजेपी के लोग कहीं जमीन दिख जाएगी वो भूमाफिया बन के काम कर रहे हैं, और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में हो रहा है। भाई आप लोग नीचे आ जाओ। दिल्ली में मस्त धमाके हुए हैं, कहा जा रहा है कि हाँ, ये भी सही, ये बीजेपी का सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। मुझे याद है एक बार मैंने सूची निकलवाई थी बरेली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, और लैंड यूज भी चेंज नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा इतना ही कहना है कि आप चिन्हित करके मुसलमान कहे या समाजवादी पार्टी का है, ये रवैया नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि आज अगर आप इनके गिरा रहे हो, आपके भी तो इलीगल हैं, तो ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में बम धमाके हुए हैं उसमें 6 दिसंबर को बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। ये पूरे कौन देश को बोल रहा है, दिलवाने की ये कौन बता रहा है? ऐसा एजेंसियां कह रही तो हैं। एजेंसी को ये कहना चाहिए, मेरे को किसी से एजेंसी से कोई कहना नहीं है। पूरा देश, आम लोग बोले या ना बोले, लेकिन अगर बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, घटना हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूछेगा ना सवाल कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मजबूत है। उसके लिए हमें फंड और देने चाहिए, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को और देना चाहिए उन्हें मौका। तो कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूपीए सरकार में तो वो जिम्मेदार ठहराते थे, वो यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री कहते थे बॉर्डर सरकार के पास है, फिर ये हथियार और बारूद कैसे आ जाता है? वैसे एक चीज बता दूं मैं आपको, ये तो ऐसी है, हमारा बोलते हो कि हमारे पत्रकार है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 13 नवंबर का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। भयावतर योजना के तहत 243 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए, साथ ही 183 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। और चलिए अब आपको ले चलते हैं देवस, जहां मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की और कार्यक्रम में शामिल होकर अन्नदाताओं का सम्मान भी किया। देवस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ, और कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत देते हुए भयावतर योजना के तहत 243 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफ़र किए, और इसके अलावा 183.25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बहनों को मिलने वाली सहायता से भाई दूज और रक्षाबंधन एक साथ मना लिए गए, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका है और सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में माता और बेटी को सम्मान देना हमारी पहचान है, और बहनों बेटियों के कल्याण में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों सोयाबीन किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद मानी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य कृषि क्षेत्रों में भी ऐसी राहत घोषणाएं होती है या नहीं। अब सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवस किसानों के लिए के बीच में क्या कहा।
किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगा करके गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत का किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। हमारे लिए आज का दिन और बीते कल का दिन, ये दोनों दिन वाकई 2025 अंग्रेजी साल और 2082 विक्रम संवत दोनों के हिसाब से वाकई अद्भुत है। कल बहनों के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ माँ का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है माँ और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना
और हमारी सरकार की भी भावना है, किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। भोपाल में होने वाले आलामी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इसी सिलसिले में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने इटखेड़ी स्थित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं इस इज्तिमा स्थल, जहां पुलिस और प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की। बुधवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने इटखेड़ी स्थित आलामी तब्दील इज्तिमा स्थल का दौरा किया। यहां उन्होंने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया और कमिश्नर ने इज्तिमा समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात कर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग और अलग अलग रूटों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भारी भीड़ के समय विशेष सतर्कता रखी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। कमिश्नर ने कहा है कि इज्तिमा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए सभी जवानों को संयमित व्यवहार के साथ मददगार भूमिका निभानी होगी। साथ ही उन्होंने सुरक्षा रूट प्लान, ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा का आवश्यक निर्देश दिए और निरीक्षण के दौरान डीसीपी देहात और एसपी, थाना प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने कहा है कि प्रशासन और समिति के बीच बेहतर तालमेल से आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा और इज्तिमा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की यहां अंतिम समीक्षा है। प्रशासन का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकर आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। कितना स्टाफ लगभग यहाँ आ गया है? यहाँ से कितनी एजेंसियों के बल यहाँ मौजूद है? इज्तिमा जैसा आपको मालूम है आज 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक है और इसमें लगभग 3000 का बल लगा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी है, एसएफ भी है, एसटीएफ भी है और सादी वर्दी में भी लोग लगे हैं खुफिया रूप से। तो ट्रैफिक का बल भी काफ़ी संख्या में है और अन्य जिलों के भी बल जो है कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, क्योंकि बृहद पैमाने पर इसमें ट्रैफिक व्यवस्था लगती है, हैवी वाहन का डाइवर्शन होता है। तो इसमें आज जो है रिहर्सल रखा गया था कोऑर्डिनेशन के हिसाब से भी और अपना ड्यूटी का स्थान और नेचर ऑफ ड्यूटी की जो उनको पता हो जाए, इसके लिए ये आज रिहर्सल रखा गया है। और रिहर्सल के उपरांत जो है फिर जो भी कमी बेसी होगी उसकी हम पूर्ति करते हैं और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं। सर, भोपाल से लेके इटखेड़ी क्षेत्र तक लगभग कितना पुलिस बल मौजूद रहेगा और क्या व्यवस्था इनकी रहेंगी ट्रैफिक के साथ? और मुख्य रूप से एक तो ट्रैफिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग आएंगे उनके आने और जाने में असुविधा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो जब यहाँ पर आकर के लोग रुकेंगे तो रुकने के लिए भी जो है यहाँ पर एक तो ट्रैफिक ये जो पार्किंग की व्यवस्था और जो ठहरने की जो व्यवस्था है इनकी जो है टेंट तंबू के अंदर, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट। उसके अंदर भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था रखी है और कई सारी चौकियां जो बल रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होम टीवी भारत।